हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। अगर आपने मेरी आईएमपी वीडियोस वाली अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी आईएमपी क्वेश्चन वाली, तो सबसे पहले जाके वो देखना, क्योंकि उसमें मैंने ओबीसी के रिगार्डिंग जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर में जितने भी प्रीवियस ईयर में या फिर इतने सालों में जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, उसमें वो सारे क्वेश्चन है। और उसमें से एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करने वाला है वो है हमारा पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी कि हमारा पीपीएच। ठीक है, और ये जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिगार्डिंग, ऑल्सो आपके वाइवा के रिगार्डिंग। अब समझो इजीली कि पोस्ट पार्टम हेमरेज का मतलब क्या है। देखो, पोस्ट मतलब हमारा क्या है, आफ्टर। ठीक है, पोस्ट मतलब हमारा क्या, आफ्टर। पार्टम हमारा क्या है, डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी वाला जो टाइम है उसको हम कहते हैं पार्टम। हेमरेज तो हमें पता ही है कि जब भी कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं हेमरेज। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि आफ्टर द डिलीवरी जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखो, पोस्टपार्टम हेमरेज, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि पोस्टपार्टम हेमरेज इज अ एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी। बेबी के बर्थ होने के बाद जो एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है हमें जो है वो मदर में, उसको हम कहते हैं पीपीएच, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। देखो, जब भी बेबी डिलीवर होता है उसके बाद एक नॉर्मल ब्लीडिंग होना वो एक नॉर्मल बात है। ठीक है, कुछ अमाउंट में जो है वो ब्लीडिंग होती है वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन वो हम उसे पीपीएच कब कंसीडर करेंगे, जब वो एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे ना, तब हम उसे कंसीडर करेंगे एज अ पीपीएच, यानी कि हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज। चाहे वो नॉर्मल वजाइना से हमें डिलीवरी करवाई हो या फिर हमने सीएस किया हो, सिजेरियन सेक्शन हमने किया हो, ठीक है, दोनों में एक नॉर्मल ब्लड अमाउंट होती है। अगर उससे ज़्यादा ब्लड जो है वो एक्सेसिव क्या हो जाता है, अगर ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तब हम उसे कंसीडर करेंगे एज अ पीपीएच। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हमारी जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है उसमें 500 ml 500 ml जितना ब्लड लॉस होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर 500 ml जितना ब्लड लॉस हो रहा है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, उसे हम पीपीएच में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, कब, वजाइनल डिलीवरी में। ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि वजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है, तो कितना होगा, 500 ml। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो हम उसको बोलेंगे पीपीएच। ठीक है, और देखो सिजेरियन सेक्शन में हमारा कितना ब्लड लॉस होता है, तब हमारा 1000 ml जितना ब्लड लॉस होता है। ठीक है, वाइवा में आपको पूछेंगे कि सिजेरियन में कितना ब्लड लॉस होता है, फिर हमारा नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है, तो दोनों में आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में 500 ml जितना ब्लड लॉस होता है और हमारा जो सीएस है उसमें 1000 ml जितना ब्लड लॉस होता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अगर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, तब हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ पीपीएच। ठीक है, any amount of blood lost after the childbirth that causes the signs of hypovolemia or makes a mother's condition unstable is considered as a PPH। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि any amount of blood loss। ठीक है, चाइल्ड बर्थ, एक बार बर्थ हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस जो है वो हमें देखने को मिलता है, और अगर वो कॉज करता है, वो क्या कॉज करता है, साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या है, हाइपो हमारा क्या है, डिक्रीज, डिक्रीज यानी कि हमारा लो वॉल्यूम, वॉल हमारा क्या है, वॉल्यूम, और एमिया हमारा क्या है, ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ, चाइल्ड बर्थ के बाद आफ्टर की जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से हमें क्या साइन देखने को मिलता है, हाइपोवोलेमिया। ठीक है, हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या है, लो ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, और उसकी वजह से मदर की जो कंडीशन है वो अनस्टेबल हो जाती है, और उसी को हम कंसिडर करते हैं एज अ पीपीएच। ठीक है, एक बार फिर से समझो। देखो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, मान लो अभी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, उसमें से 500 से ज़्यादा ml जो है वो ब्लड लॉस हो गया। ठीक है, ब्लड लॉस होने के, अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम भी तो बॉडी में कम होगा ना, इसलिए उसने क्या कॉज किया, हाइपोवोलेमिया, यानी कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया, लो हो गया, और मदर की कंडीशन है वो क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। ठीक है, इसलिए हमने उसको कंसिडर किया एज अ पीपीएच। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, इंट्रो में भी वही लिखा हुआ है कि इसकी वजह से जो है हमारा पीपीएच बहुत बड़ा कॉज करता है मैटरनल मोर्टालिटी वर्ल्ड वाइड। मैटरनल यानी कि हमारा जो प्रेगनेंसी, यानी फिर हमारा जो मदर है, ठीक है, उनकी जो डेथ होने का चांसेस जो है वो पीपीएच की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो है हम उसके आगे हम इसके देखेंगे टाइप्स में। अब देखो, नॉर्मल ब्लड लॉस यहाँ पे लिखा है, हमने नॉर्मल में क्या देखा था, 500 ml, यानी कि हमारी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में। सीएस में हमारा कितना, 1000 ml से भी क्या ज़्यादा जो है वो हमारा ब्लड लॉस जो है वो यहाँ पे होता है। अब देखो, टाइप्स ऑफ पीपीएच, इसको एकदम इजीली समझो। ठीक है, ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स की शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा जा सकता है, और आपके वाइवा के रिगार्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ पीपीएच, ठीक है,
दो टाइप्स के पीपीएच है। फर्स्ट हमारा है प्राइमरी और अर्ली पीपीएच, दूसरा है हमारा सेकेंडरी और लेट पीपीएच। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आप याद रख सकते हो, लेकिन एकदम इजी नाम है। देखो, फर्स्ट है हमारा प्राइमरी पीपीएच, सेकंड है हमारा सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, अब देखो, जो 24 घंटे के अंदर जो पीपीएच हमें देखने को मिलता है, ठीक है, मान लो अभी चाइल्ड का जो है वो बर्थ हो गया, और बर्थ होने के बाद 24 घंटे में जो पीपीएच देखने को मिलता है, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, क्या समझा आप लोगों ने कि 24 घंटे के अंदर जो पीपीएच देखने को मिलता है उसे हम कहेंगे प्राइमरी पीपीएच, और 24 घंटे से लेके 6 वीक तक हमें जो पीपीएच देखने को मिलता है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि देखो 24 घंटे के अंदर जो पीपीएच देखने को मिलता है उसे हम कहेंगे प्राइमरी पीपीएच। मेरे साथ साथ ना इसको रिपीट करो, सुनने के बाद अगर आप रिपीट करोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। दूसरी बार जब आप नोट्स लिखोगे ना इसमें से ही, तो आप देख के मत लिखना, अपने आप से लिखना। ठीक है, आपको जितना भी आए उतना लिखना, फिर उसमें से देखना कि आपने क्या मिस किया है, और फिर वो भी पढ़ के उसके बाद लिखना। ऐसे ही उसको मत कॉपी करो, पहले आप मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो, उसको रिपीट करो, उसको याद करो, फिर लिखो। ठीक है, देखो प्राइमरी पीपीएच में क्या था, 24 घंटे के अंदर जो देखने को मिलता है डिलीवरी के बाद उसे हम कहते हैं प्राइमरी पीपीएच। जो 24 घंटे के बाद से लेके जो 6 वीक्स तक हमें जो देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, और ये जो हमारा प्राइमरी पीपीएच है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इसका कॉमन टाइप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा पीपीएच देखने को मिलता है, प्राइमरी पीपीएच। वाइवा में अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा पीपीएच है, प्राइमरी की सेकेंडरी, जवाब क्या आएगा, प्राइमरी। ठीक है, ये हमारा जो प्राइमरी पीपीएच है उसका कॉज, प्राइमरी पीपीएच कॉज किससे होता है, यूटेराइन एटोनी। एटोनी का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ टोन इन द यूट्रस। यूट्रस में जो है वो टोन क्या हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। ये आपका प्राइमरी पीपीएच है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके वाइवा के रिगार्डिंग हो गया, फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो गया। देखो प्राइमरी पीपीएच हमारा क्या है, 3 लाइन फटाफट से याद करो। 24 घंटे के अंदर जो देखने को मिलता है डिलीवरी के बाद, ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप है, और कॉज किससे होता है, यूटेराइन एटोनी। एटोनी मतलब क्या है, हमारा एब्सेंस ऑफ टोन इनटू द यूट्रस। ठीक है, ये हम आगे देखने वाले हैं कि एटोनी हमारा क्या है। ठीक है, उसके हम कॉजेस में देखने वाले हैं। अब देखो, अब दूसरा है हमारा सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, सेकेंडरी पीपीएच जो है वो हमारा दूसरा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखो 24 घंटे से लेके 6 वीक्स तक हमें जो देखने को मिलता है उसे हमने क्या बोला था, सेकेंडरी पीपीएच। और ये किससे कॉज हो रहा है, रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू और द इन्फेक्शन। वो किससे कॉज हो रहा था, यूटेराइन एटोनी से। यूट्रस का जो टोन है वो एब्सेंस हो जाता है, उसकी वजह से प्राइमरी पीपीएच देखने को मिलता है। सेकेंडरी पीपीएच को देखने को मिलता है क्योंकि डिलीवरी के बाद जब हम प्लेसेंटा की भी डिलीवरी करते हैं ना, तब क्या होता है कि कुछ अमाउंट, मतलब कुछ जो टिश्यू है प्लेसेंटा के, वो यूट्रस के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है ना कि रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू। कुछ जो अमाउंट में जो टिश्यू है वो अगर यूट्रस में रह गया प्लेसेंटा का, तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी पीपीएच कॉज करता है, और अगर वो अंदर रह गया तो वो इन्फेक्शन भी कॉज करता है। इसलिए दूसरा हमारा जो रीज़न है वो है इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से भी सेकेंडरी पीपीएच होने का चांसेस है। ठीक है, अब फटाफट से आप याद करो कि प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच क्या था। प्राइमरी पीपीएच हमारा कब हो रहा था, डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर। सेकेंडरी पीपीएच हमारा कब हो रहा था, डिलीवरी के 24 घंटे के बाद से लेके हमारा जो 6 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम है तब से वो हो रहा था। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है पीपीएच का, प्राइमरी पीपीएच। वो किससे कॉज हो रहा था, यूटेराइन अटोनी। याद करो, यूटेराइन अटोनी। अटोनी हमारा क्या है, एब्सेंस ऑफ टोन। ठीक है, इसको हम अभी आगे यहीं पे देखने वाले हैं। देखो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, सेकेंडरी हमारा पीपीएच क्या था, 24 घंटे के बाद से लेके 6 वीक्स तक जो हमें जो देखने को मिलता है पीपीएच, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पीपीएच। और ये किससे कॉज हो रहा था, प्लेसेंटल टिश्यू जो अंदर रह जाता है। ठीक है, और इन्फेक्शन की वजह से भी ये जो है वो कॉज होता है। ठीक है, अब देखो कॉजेज ऑफ पीपीएच, ये भी आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वाइवा में और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन में ये आपका आता है। अब देखो कॉजेज ऑफ पीपीएच आपको याद कैसे करना है, तो 4T आपको याद रखना है। क्या, 4T याद रखना है। टी हमारा क्या है, हमारा जो फर्स्ट टी है वो है टोन, दूसरा है हमारा टिश्यू, थ्रोम्बिन एंड ट्रॉमा। ठीक है, टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। ठीक है, याद रह गया, रिपीट करो इसको, टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टोन वाला। ठीक है, टोन हमारा क्या है, अब देखो प्राइमरी हमने जो पीपीएच पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि टोन वाला जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो टोन है वो हमारा मोस्ट कॉमन कॉज है, क्योंकि 70 to 80% पीपीएच इसकी वजह से ही होता है। यहाँ पे लिखा है देखो, यूट्रस, यूटेराइन अटोनी। अटोनी मैंने क्या बताया था, एब्सेंस ऑफ टोन ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूटेराइन अटोनी का मतलब, अब देखो टोन की वजह से, मतलब इटोनी की वजह से वो पीपीएच कैसे कॉज करता है वो देखो।
यूट्रस क्या हो जाता है, फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द डिलीवरी। देखो अब जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो यूट्रस है वो नॉर्मली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो गई, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई, उसके बाद यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंप्रेस करता है हमारी ब्लड वेसल्स को। ठीक है, और जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर एब्सेंस ऑफ टोन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, अगर यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो भी कंप्रेस नहीं होगी और ब्लड वेसल्स खुली की खुली रह जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से ब्लड वेसल के खुले की खुले रहने की वजह से हैवी ब्लीडिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर से समझो क्या है। नॉर्मली क्या होता है, बेबी का मान लो बर्थ हो गया, उसके बाद हमने प्लेसेंटा की भी डिलीवरी करवा दी। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स की कंप्रेस होने की वजह से जो हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, वहां पे जो है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स, यूट्रस हमारा प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, ब्लड वेसल्स हमारी कंप्रेस नहीं हो पाती, उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो खुली की खुली रह जाती है, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें आपको ये सब एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दो एग्जांपल्स लिख सकते हो। जैसे कि एक आपका हो गया पॉलीहाइड्रोनियस हो गया, आपका लार्ज बेबी यानी कि आपका मैक्रोजोमिया हो गया, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया। बाकी आपको जितना भी याद रहे उतना आप लिख सकते हो, क्योंकि वैसे ही आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा जो है इंपॉर्टेंट वो है हमारा ट्रॉमा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ट्रॉमा। 4 टी याद करो, कौन से थे, टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। अब ट्रॉमा का मतलब आपको पता है कि कोई भी इंजरी होगी, और इंजरी कहाँ पे होगी, हमारी जो बर्थ कैनल यानी कि हमारी जो वजाइना है वहां पे क्या होगा, हमारा ट्रॉमा अगर कोई भी देखने को मिलता है उसकी वजह से भी ये क्या कॉज करता है, पीपीएच। अब देखो हमारी जो बर्थ कैनाल है वहीं पे अगर कोई इंजरी होगी तो जाहिर सी बात है कि इंजरी की वजह से ब्लीडिंग तो होगी। ठीक है, और वो एक्सेसिव अमाउंट में होगी, इसलिए वो क्या कॉज करेगी, पीपीएच कॉज करेगी। ठीक है, और ये ट्रॉमा का कॉज क्या है, मतलब ये ट्रॉमा क्यों क्यों, मतलब किस किस वजह से जो है ये होता है। ठीक है, ट्रॉमा तो एक आपका कॉज है, ये है आपका सर्वाइकल टीयर की वजह से, वजाइनल टीयर की वजह से, पेरिनियल टीयर, यूटेराइन रप्चर हो गया उसकी वजह से, यूटेराइन इन्वर्जन वाला कॉजेज हो गया, एपिजोटोमी एक्सटेंशन होगी, एपिजोटोमी बहुत ज़्यादा अगर एक्सटेंड लगा दी होगी उसकी वजह से भी जो है कॉज कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा हमारा है जो है वो हमारा टिश्यू। टिश्यू मैंने आपको बताया था हमारा सेकेंडरी कॉज, याद करो हमारा सेकेंडरी पीपीएच में क्या था कि प्लेसेंटा की डिलीवरी वक्त अगर थोड़ा से अमाउंट में प्लेसेंटा का कोई भी टिश्यू यूट्रस के अंदर रह जाता है तो वो क्या कॉज कर रहा था, हमारा सेकेंडरी पीपीएच। याद है आपको, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू इनसाइड द यूट्रस। एग्जांपल में हमारा रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स या फिर प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसकी वजह से भी ये कॉज करता है। यहाँ पे आप दो चीजें लिख सकते हो, उसको थोड़ा एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो कि जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या होता है, हम प्लेसेंटा की भी डिलीवरी करते हैं। ठीक है, और प्लेसेंटा का अगर कोई भी टिश्यू वहाँ पे रह गया उसकी वजह से वो इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से पीपीएच होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। फोर्थ हमारा क्या आ गया यहाँ पे, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। थ्रोम्बिन हमारा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पीपीएस जो है वो कॉज करता है। उसका मेन कॉज हमारा क्या है, डीआईसी। ठीक है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि ये आपका मेन कॉज है। ठीक है, क्या है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझो ये क्या है। पहले क्या होता है, बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉट्स जो है वो बनने लग जाते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, फिर बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। अब इसके स्टेप वाइज समझो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एकदम शांति से समझना। जो देखो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे जो क्लॉट्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्लॉट्स क्या करते हैं, पहले जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसको वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही बॉडी में क्या हुआ, छोटे छोटे क्लॉट्स बने। ठीक है, और अब उस क्लॉट्स पे वहां पे क्या हो गया, हमारा जो प्लेटलेट्स है, हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो वहां पे क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। अब वहां पे वो काम करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे। ठीक है, इसलिए जब एक्चुअल में जब इंजरी होगी ना, तब ब्लड को क्लॉट करने के लिए वहां पे ना प्लेटलेट प्रेजेंट होगा ना हमारा क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसलिए वो क्या होगा, हमारा जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं होगा, क्योंकि वहां पे प्लेटलेट भी प्रेजेंट नहीं है, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डीआईसी। ठीक है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो। ठीक है, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। दूसरा है हमारा सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हमें पता है क्या है, हमारा लो प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारा जो प्लेटलेट्स है उसका कम होना। सीवियर का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स का कम होना, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और ये कम क्यों हो रहा है,
क्योंकि हमने अभी देखा ना कि वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जब एक्चुअल में ब्लीडिंग होती है तब वो वहाँ पे होता ही नहीं है ना वहाँ पे। अब देखो तीसरा हमारा जो कॉज है वो है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हमारा जो है वो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है बॉडी में जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है, और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर मोस्टली अगर हम देखें तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 और हमारा जो 9 है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर कम होने लगता है। ठीक है, और क्लॉटिंग फैक्टर हमारे कम होने लगे जिसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग क्या हो जाती है, कंटिन्यूस होने लगती है। ठीक है, और एक है हमारा लीवर डिजीज। अगर लीवर डिजीज होता तभी ये हो सकता है। इजी निमोनिक इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखो इजी निमोनिक, मैंने आपको 4 टी याद करवाए थे। क्या क्या थे हमारे 4 टी? टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। क्या आ गया? टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। ठीक है, इसको अच्छे से याद करो। अगर नहीं याद रहता तो फिर से एक बार ये वाला देखो। रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स किस किस को रहेंगे? अगर किसी की प्रीवियस हिस्ट्री हो पीपीएच के रिगार्डिंग तो उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, कि ये आपका जो है पीपीएच जो है वो कॉज कर सकता है। अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग हो, पहले एक हिस्ट्री हो, तभी ये दूसरी बार भी हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि जो 2 और मोर बेबीज अगर वो कैरी कर रही थी, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी में भी तो ऐसा हो सकता है। पॉलीहाइड्रोमिनस हमारा क्या था? टू मच एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो फिर है हमारा मैक्रोजोमिया, मीन्स हमारा जो लार्ज बेबी। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल बेबी जो उसका जो वेट होता है उसके अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं मैक्रोजोमिया, यानी कि हमारा जो लार्ज बेबी। ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर हमारा क्या है कि लेबर जो है वो लास्ट करता है फॉर द लॉन्गर टाइम। लेबर का एक नॉर्मल टाइम पीरियड जो हमारा होता है सभी स्टेजेस का। ठीक है, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है तब हम उसको कहते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर हमारा क्या है कि वेरी फास्ट लेबर एंड डिलीवरी। ठीक है, एकदम फास्ट से हमें अगर कुछ एक्शन लेना पड़े, डिलीवरी करवानी पड़े, ठीक है, हमें फास्ट लेबर जो है वो स्टार्ट करना पड़े क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसकी वजह से। और नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन और ऑगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है कि लेबर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और स्ट्रॉन्गर विथ दी मेडिसिन। लेबर को स्टार्ट करना पड़ता है विथ स्ट्रॉन्गर मेडिसिन के साथ। इसे हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। एट्थ है हमारा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। अगर डिलीवरी करवानी पड़े फोर्सेप या फिर वैक्यूम डिलीवरी की वजह से, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। ठीक है, और हमें सीएस करना पड़े किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो वो भी क्या कॉज करता है? हमारा पीपीएच। ग्रैंड मल्टीपैरिटी का मतलब है कि मदर हैज़ डिलीवर्ड द 5 और मोर बेबी, उसे हम कहते हैं ग्रैंड मल्टीपैरिटी। ठीक है, मल्टीपैरिटी। प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब कि प्लेसेंटा जो है उसने कवर कर लिया है हमारे सर्विक्स को। ठीक है, जिसकी वजह से भी वो पीपीएच कॉज कर सकता है। प्लेसेंटल एब्रेप्शन का मतलब है कि प्लेसेंटा सेपरेट्स हो जाता है अर्ली फ्रॉम द यूट्रस, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटल एब्रेशन। ठीक है, एनीमिया हमें पता ही है कि हमारा जो लो हीमोग्लोबिन है उसे हम कहते हैं एनीमिया। ओबेसिटी की वजह से भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कोरियो एमनियोनाइटिस। इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक सक। ठीक है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और प्लेसेंटा का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और एमनियोटिक सैक का क्या देखने को मिलता है? इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। देखो, एक है आपका हैवी वजाइनल ब्लीडिंग, ये तो आपको पता ही है कि ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लड क्लॉट। तीसरा है हमारा है जो है वो सॉफ्ट पेड हमें देखने को मिल जाए क्योंकि हैवी ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है। फिर साइंस ऑफ शॉक हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो रही है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक हमारा क्या हो रहा था, जो ब्लड का वॉल्यूम था मदर का वो कम हो रहा था जिसकी वजह से मदर जो है वो शॉक में भी जा सकती है। दूसरा है हमारा पेलर स्किन हो सकती है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो सकती है। फिर हमारा रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, वीकनेस, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको पता ही है कि क्या क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा टेकिकार्डिया, पल्स रेट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा जो हो सकती है। एक है हमारा हाइपोटेंशन, टेकिपनिया यानी कि हमारी रैपिड ब्रीदिंग। ओलिगुरिया मीन्स आपका जो रिड्यूस यूरिन आउटपुट है वो हो जाएगा। सीवियर केसेस में क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी वो हो जाएगी। ठीक है, इसे आप इसमें से आपको जो जो याद है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और जब भी आप लिखो तब आप एक चीज़ याद रखो कि आपको लिखना कैसे। जैसे कि बीच में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, फिर उसको सर्कल करके लिखो। फिर यहाँ पे लिखो कि एक ब्लड क्लॉट जो है वो आपका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, इसको आप ना ऐसे 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 करके कुछ बना के आप इसको लिखो ताकि ना आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लिखना है। 8 है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आपका क्या करोगे? पहले आप हिस्ट्री लोगे, ठीक है, जो हमने रिस्क फैक्टर में देखा था कि
की अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो पीपीएच की तो वो उसकी वजह से भी क्या चांसेस हो सकता है, ठीक है। इसलिए हिस्ट्री आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है यहाँ पे। टाइम ऑफ डिलीवरी हम क्या करेंगे, उसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना अमाउंट में ब्लड लॉस होता है वो देखेंगे। प्रीवियस हिस्ट्री को हमारी हिस्ट्री में इसको इंक्लूड कर लेना। रिस्क फैक्टर हमें पता है हमें क्या क्या देखने हैं, और एक है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम चेक यूटेराइन टोन। हमें क्या करना है, यूटरस का जो टोन है वो चेक करना था। क्यों? क्योंकि वो क्या कॉज कर रहा था, हमारा प्राइमरी पीपीएच। इसको ना थोड़ा कोऑर्डिनेट करके याद रखो। अगर आपको टाइप्स आते हैं, ठीक है, अगर आपने वो उसको कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि रिस्क फैक्टर किस किस में है, तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख पाओगे कि आपको मेजर क्या क्या करना है, ताकि आपको पता चले, ताकि आप उसको क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको, ठीक है। एक है आपका असेस दी यूट्राइन साइज, आपको असेस करना है। लुक फॉर द जेनिटल ट्रैक्ट टियर, कोई टियर तो नहीं है, क्योंकि टियर हमारा क्या कॉज कर रहा था, कोई भी अगर टैग देखने को मिलेगा अगर जेनिटल ट्रैक्ट पे, उसकी वजह से वो ट्रॉमा इंडिकेट करते हैं, और ट्रॉमा हमारा क्या कॉज करता है, डायरेक्टली हमारा पीपीएच, ठीक है। प्लेसेंटा की अगर इनकम्प्लीटनेस या फिर कोई कंप्लीटनेस है तो उसे हम चेक करेंगे। वाइटल साइंस को मेजर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हमारा क्या क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में हमारा सीबीसी यानी कि हमारा जो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो हम करेंगे। हीमोग्लोबिन भी चेक करेंगे, क्योंकि अनीमिया है वो भी हमारे क्या कॉज कर रहा था, उसकी वजह से वो हो रहा था ना। फिर एक हमारा है ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग, को भी हम चेक करेंगे। और हमारा जो है कोएगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पीटी करेंगे, पीटीटी करेंगे, आईएनआर करेंगे। अब इसको समझो कि पीटी क्या है। पीटी जो है वो हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ठीक है। ब्लड क्लॉट जो बनने में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मेजर करेंगे। नॉर्मली जो टाइम होता है वो 11 से 13 सेकेंड्स का जो टाइम होता है, ठीक है। और अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको हमने क्या कहा था, पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पीटीटी हमारा क्या है, वो है हमारा पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग का दूसरा पाथवे चेक करता है, जिसमें क्या हो जाता है, अगर वो क्लॉटिंग जो है वो स्लो है, ठीक है, तो क्लॉटिंग क्या हो जाता है यहाँ पे, स्लो प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो जाती है। थर्ड है हमारा आईएनआर यानी कि हमारा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो पीटी का जो स्टैंडर्डाइज जो रिजल्ट है वो हम इससे चेक कर सकते हैं, ताकि जो हर लैब का जो रिजल्ट है उससे हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। और इसका भी जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होती है उसका 0.8 से 1.2 के समथिंग जो होता है, ठीक है। अगर हमारा जो हायर आईएनआर आए तो इसको हम ब्लड पतला हो सकता है ऐसा इंडिकेट होता है, या फिर जो ब्लीडिंग का रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आईएनआर अगर ज़्यादा हो तो उससे क्या हो जाता है, उसका क्या मीनिंग निकलता है कि ब्लड जो है बहुत ही ज़्यादा पतला है और ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। एक बार फिर से समझो, पीटी हमारा क्या था, प्रोथ्रोम्बिन टाइम था, ठीक है। अगर पीटी इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जो है वो लेट बन रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क क्या है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड क्लॉट हमारा लेट क्यों बना, क्योंकि पहले से हमारा जो प्लेटलेट था, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर थे, वो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। क्यों? डीआईसी की वजह से, ठीक है। सबको इंटर रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको इजीली सब कुछ याद रह जाएगा। पीटीटी हमारा क्या था, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि क्लॉटिंग जो है वो एकदम स्लो हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो हीमोफीलिया भी कॉज करता है। अब पीटी का स्टैंडर्डाइज रिजल्ट हम किस में चेक करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो यानी कि हमारे आईएनआर में। और अगर ये हमारा ज़्यादा आता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ब्लड जो है वो मदर का पतला है, और ब्लीडिंग का रिस्क भी इसमें क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस जो ब्लीडिंग के जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोएगुलेशन सॉरी ये तो हमने कर लिया। प्लेटलेट काउंट भी हम चेक करते हैं, क्योंकि हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी यहाँ पे हो रहा था। फिर हमारा है फाइब्रोनोजन जो लेवल है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा फाइब्रोनोजन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हम क्यों करेंगे, क्योंकि प्लेसेंटा का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यूट्रस में बाकी तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारा सेकेंडरी पीपीएच को कॉज कर रहा था, इसलिए। अब देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, आपका जो मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में हमें क्या करना है कि कॉल फॉर दी हेल्प, ये तो हमें पता ही है कि हमें क्यों करना है, ठीक है, इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है। फिर हमें एबीसी मेजर करना है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। हमें क्या करना है, हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। फिर हमें क्या करना है, एक आईवी कैन्यूला जो है वो हमें लगानी है। अगर मदर को डिजीनेस, फिर हमें हाइपोवॉलेमिक जो शॉक है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, उनको आईवी फ्लूइड देंगे, रिंगल लैक्टेट या फिर हमारा एनएस जो नॉर्मल है हम वो देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ब्लड सैंपल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। ब्लड सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर नीडेड है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए जब भी अगर नीडेड है कि मदर को जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत है तो हम उसको रेडी रखेंगे। इंसर्ट फॉलिक कैथेटर टू मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, ठीक है, ये भी आप लोग देख लो। फिर है हमारा दूसरा, फर्स्ट हमारा क्या था, असेसमेंट, इनिशियल जो हम असेसमेंट करेंगे वो। सेकंड हम क्या करेंगे, कॉज को फाइंड करेंगे। हमारा कॉजेज क्या था, 4T फटाफट से याद करो, ट्रोन,
ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि इसमें से इसमें से कौन सा कॉज है। फर्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि हमारा मोस्ट जो कॉमन कॉज था वो क्या था, अटॉर्नी। यूटेराइन को मसाज करेंगे, ब्लैडर एम्प्टी रखेंगे, यूट्रोटॉनिक जो ड्रग्स है वो हम देंगे। यूट्रोटॉनिक ड्रग्स में आपको क्या क्या याद करना है अभी वो देखो, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट ड्रग्स वाला आ गया। ठीक है, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स आपकी कौन सी है, एक आपकी है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी ड्रग है और ये आपको पूछते भी है आपकी वाइवा में। ठीक है, और ये आपकी क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है और इसका अमाउंट भी आप लोग देख लो, इसका डोज भी 10 इंटरनेशनल यूनिट IM या फिर हम IV देते हैं। ठीक है, दूसरी आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपकी अर्गोमेट्रिन या फिर आपकी मिथाइल अर्गोमेट्रिन। ठीक है, ये भी हम देते हैं। अवॉइड इनटू द हाइपरटेंशन, अगर इसको हम अवॉइड कब करेंगे, जब हाइपरटेंशन वाली हिस्ट्री हो। फिर हम क्या देंगे, एक कार्बोप्रोस्ट। ठीक है, और ये कब अवॉइड करनी है, अस्थमा में। और एक है हमारी मिजोप्रोस्टल। ये सारी ड्रग आपको याद करनी है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। 4 आपकी ड्रग है, एक है आपकी ऑक्सीटोसिन, अर्गोमेट्रिन, कार्बोप्रोस्ट एंड मिजोप्रोस्ट। ठीक है, एक बार रिपीट करो ताकि आपको याद रह जाए। अब देखो, अब और क्या करना है आपके, ओके हाँ, इसका यहाँ पे डोज भी दिया हुआ है 600 से 1000 mcg, यानी कि हमारा माइक्रोग्राम जो है ओरली हम इसको देना है। सबलिंगुअली भी दे सकते हैं, यानी कि ओरली मीन्स हमारा ओरली दे सकते हैं, सबलिंगुअली दे सकते हैं यानी कि जीभ के नीचे, और रेक्टली भी इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इफ कॉजेज इज ट्रॉमा, रिपेयर द सर्वाइकल टीयर, रिपेयर वजाइनल टीयर, रिपेयर द पेरिनियल टीयर। अगर ट्रॉमा की वजह से PPH देखने को मिलता है तब हम उस टाइम में हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। जो भी टीयर है, जो भी वहाँ पे वो टेयरिंग हो गई है उसको हम रिपेयर करेंगे, वो तो एक जाहिर सी बात है। सर्जरी इफ यूटेराइन रप्चर अकर्स, अगर यूटेराइन जो है वो हमारे एकदम से रप्चर हो गई है तब उस केस में हम क्या करेंगे, सर्जरी जो है वहाँ पे वो करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट हमारा इंटरवेंशन होगा। रिमूव द रिटेन प्लेसेंटा मैन्युअली, अगर वहाँ पे प्लेसेंटा का कोई भी इन्फेक्शन है या फिर प्लेसेंटा का कोई भी प्रोडक्ट है अगर वहाँ पे वो रह गया है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम पूरी अच्छी तरीके से जितना भी प्रोडक्ट है वहाँ पे जो रह गया है उसको हम क्या करेंगे, इवाक्यूएट करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इवाक्यूएट करेंगे। अब अगर थ्रोम्बिन की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, थ्रोम्बिन की वजह से, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्लड डिसऑर्डर है यानी कि हमारा जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेक्ट करेंगे। अगर वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। अब देखो, FFP यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब समझो FFP आपका क्या है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये क्या है। अब देखो, जब भी क्या हो जाता है मदर में जो है, अगर कोआगुलेशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली क्लॉट नहीं होता जिसकी वजह से ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी डोनेटेड, जिसने भी ब्लड डोनेट किया होगा ना उसमें प्लाज्मा तो होगा ही। अब उसको क्या करते हैं ये लोग, स्टोर करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो हमारा स्टोर किया हुआ जो प्लाज्मा है उसको क्या करते हैं, उसमें देखो जो स्टोर किया हुआ प्लाज्मा होगा उसमें क्या होगा, सब कुछ उसमें होगा, यानी कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी एकदम अच्छे से अमाउंट में होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, अगर सीवियर ब्लीडिंग जब भी मदर को होती है या फिर DIC का कोई केसेस हो, लिवर डिजीज हो, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ये वाला जो प्लाज्मा है वो उनको दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाए। ठीक है, प्लेटलेट्स भी, ठीक है, वो भी हम इसको देते हैं क्योंकि वहाँ पे वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्रायो प्रेसिपिटेट आपका क्या है कि प्लाज्मा का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसमें फाइब्रिनोजन और कुछ जो क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, जब बॉडी में फाइब्रिनोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है, तब हम क्रायो प्रेसिपिटेट जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट्स बनाने में हेल्प करता है और ब्लीडिंग को भी क्या करता है, ये जो ब्लीडिंग को भी क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना था, DIC यानी कि हमारे डिसेमिनेटेड जो इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन था उसे हमें ट्रीट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट भी आपके मैनेजमेंट के अंदर ही अगर आपको क्वेश्चन आए कि मैनेजमेंट ऑफ PPH, तो आपको ये सारा मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट से लेके फिर हमने जितना भी उनको मेडिकेशन, हमारी जो यूट्रोटॉनिक्स ड्रग्स थी उसके बारे में लिखना है, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट भी आप लोग लिख सकते हो, एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट जब भी आप लिखो तब हो सके अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, डायग्नोसिस लिखो, डायग्नोसिस को फिर आप एक्सप्लेन भी करो। ठीक है, मिनिमम तो 3 आपको एक्सप्लेन करना ही करना है अगर 6 मार्क्स में अगर आपका क्वेश्चन आए तो। ठीक है, उससे ज़्यादा इंप्रेशन आपका जो पेपर है उसकी अच्छी पड़ती है और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस रहता है तब हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना का मतलब होता है। अगर ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली बहुत ही ज़्यादा हो रही है और वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, उस टाइम हम क्या करेंगे, सर्जिकल मेजर्स जो है वो हमें लेने पड़ेंगे, मतलब जो डॉक्टर्स हैं मतलब वहाँ के वो लेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट है बलून
टेम्पोनेट, यानी कि ये जो हमारा बाखरी जो बलून है उसमें क्या करता है, यूट्रस के अंदर बलून डालकर प्रेशर दिया जाता है जिससे ब्लीडिंग जो है वो वहाँ पे रुक जाती है। नेक्स्ट हमारा है बी लाइन कंप्रेशन स्यूचर, उसमें क्या करता है, यूट्रस पर स्पेशल एक स्टिचेस लगाकर ब्लीडिंग को कंट्रोल की जाती है। थर्ड है हमारा यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन। यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन में क्या करते हैं, यूट्रस की जो ब्लड आर्टरी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि जो ब्लीडिंग जो हो रही है वहाँ पे क्या हो जाए, वो कम हो जाए, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए इसके लिए। फोर्थ है हमारा इंटरनल इलियाक आर्टरी लाइगेशन, जो हमारी पेल्विस की जो मेन आर्टरी है उसको क्या करते हैं, उसको जो है वो बंद कर दिया जाता है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए इसके लिए, ठीक है, ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। फिफ्थ है हमारा यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यूट्रस की जो आर्टरी है उसको क्या एक स्पेशलाइज जो मटेरियल है ना उससे वो ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। देखो सर्जिकल में हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग नहीं होने देनी बस, ठीक है, चाहे वो बलून से करे या फिर उसको स्यूचर लगा के करे, यूटेराइन लाइगेशन से करे, आर्टरी लाइगेशन के मतलब कैसे भी करे, हमें क्या करना है, सिर्फ ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, इतना बस याद रखो, सब में वही है। सिक्स हमारा लास्ट है हिस्टेक्टोमी, जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, अगर माँ की जान बचाने के लिए अगर यूट्रस निकाल दिया जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन हो तब ये वाला करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन में हमारे क्या क्या है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से क्या हो जाता है, बीपी जो है वो लो हो जाता है और मदर जो है वो शॉक में भी जा सकती है। सीवियर अनीमिया, ठीक है, खून की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। डीआईसी, ये हमने पहले भी देखा था, क्या था, पहले बॉडी में क्या बनते हैं, क्लॉट बनते हैं और फिर क्या होने लगती है, सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि हमारे जो प्लेटलेट्स है और हमारे जो कोएगुलेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं बॉडी में इस वजह से। फिर हमारा है एक्यूट किडनी इंजरी, ब्लड जो है वो कम मिलने से किडनी क्या हो जाती है, हमारी डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। अब हमारा है शिहान सिंड्रोम। शिहान सिंड्रोम आपकी वाइवा में आपको पूछ सकते हैं कि शिहान सिंड्रोम क्या है, तो हैवी जो ब्लीडिंग होती है ना उससे हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डैमेज हो जाती है और इसी को हम कहते हैं शिहान सिंड्रोम, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना, ठीक है। शिहान सिंड्रोम हमारा जो है ये, इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लीडिंग एकदम हैवी ब्लीडिंग की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाती है, हमारी डैमेज हो जाती है, ठीक है। फिर आपका है इन्फेक्शन, ठीक है, दूसरा है आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर, भी वहाँ पे हो सकता है कि एक ही साथ बहुत ही ज़्यादा ऑर्गन जो है वो काम करने बंद हो जाए। मैटरनल डेथ भी हो सकती है अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो तब। ओके, अब प्रिवेंट कैसे करना है हमें, तो एंटीनेटल करेक्शन ऑफ एनीमिया। अब जैसे एंटीनेटल विजिट थी ना हमारी, वो भी एक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अगर वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वाला वीडियो देखना। एंटीनेटल हमें जब भी मदर एंटीनेटल विजिट के लिए आए तब हमें सब रिपोर्ट्स करवाने होते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस में हमें सब करवाना होता है कि मदर का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना है, ठीक है, मतलब उनका एचबी कितना है, अगर एनीमिया हो तो हम क्या देते हैं, फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन है वो हम देते हैं। आइडेंटिफाई द हाई रिस्क मदर, जिस मदर को लगे कि हाँ इनको होने का चांसेस है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसका एक्टिव मैनेजमेंट भी हमें क्या करना है, देना है, ठीक है, ताकि हम पहले से ही प्रिवेंट कर सकें, ताकि ये कंडीशन आए ही ना पीपीएच की, ठीक है। अगर हमें पता है रिस्क फैक्टर मदर को क्या था कि जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो और जिनको प्रीवियसली हिस्ट्री है कि इनको पीपीएच रह चुका है, तो हम पहले से ही उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए वो मेजर्स लेने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस टाइम में। और हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बहुत ही बार एक क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, इसके बारे में डिटेल वीडियो भी मैं जल्दी से बनाऊंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। प्रोफाइलैक्टिक ऑक्सीजन आफ्टर ऑक्सीटोसिन आफ्टर दी डिलीवरी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी क्या करना है, उनको देना है। और डिलीवरी के बाद जो ऑक्सीटोसिन जो हम देते हैं उसी यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, फिर से जो है वो बंद हो जाती है और जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती है, इसलिए हम क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, ये हमारा उसी में आता है, थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कोड को जो है एकदम ध्यान से और खींचकर प्लेसेंटा के साथ क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। यूट्राइन मसाज आफ्टर दी प्लेसेंटल डिलीवरी, उसमें क्या करते हैं, प्लेसेंटा निकलने के बाद यूट्रस की जो है वो मसाज की जाती है ताकि यूट्रस जो है वो क्या हो जाए, एकदम टाइट हो जाए और ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए इसकी वजह से, ठीक है। और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, मतलब डिलीवरी जो है वो एकदम ट्रेन डॉक्टर या फिर जो ट्रेन नर्स की देखरेख में उन्हें करनी चाहिए, ठीक है। अब जो आपका है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट जो हमें करनी है, नर्सिंग मैनेजमेंट। अब आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट।
ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, तो असेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कितने अमाउंट में हो रही है उसको हमें असेस करना है। वाइटल साइंस आपको मॉनिटर करने हैं, यूट्राइन का टोन, यूट्राइन मसाज, वो सब करना है। आईवी हमें देना है, जो मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की है वो हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या करना है, रेडी करना है। और मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इनपुट आउटपुट भी चार्ट हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है और फिर इमोशनल सपोर्ट हमें देना है। और फिर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट दी ऑल फाइंडिंग्स एंड इंटरवेंशन एक्यूरेटली, ठीक है। और हमारा है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला था। उसमें हमें क्या करना है, ये क्या हेल्प करता है पीपीएच को कंट्रोल, सॉरी पीपीएच को प्रिवेंट करने में, ठीक है। और ये आपका मेन 3 हो गया आपके एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। क्या करना है, ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर करनी है, सीसीटी यानी कि हमारा कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्राइन मसाज देनी है। ये आपका इसमें इंक्लूड होता है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। अब इजी निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर लो कि इसमें हमने क्या क्या देखा था। फर्स्ट हमने क्या देखा था, 4T हमने देखा था। आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग थी ऑक्सीटोसिन। मोस्ट कॉमन कॉज था आपका यूटेराइन अटॉर्नी, और मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा था, प्राइमरी पीपीएच। प्रिवेंशन मोस्ट कॉमन क्या था हमारा, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।